ओके जी, तो अब हम ईयर शुरू करते हैं। ईयर की एनाटॉमी को आपने अच्छे तरीके से मास्टर कर लेना है। आप कैसे पैथोलॉजीज डाइजेस्ट करते जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इस वजह से, क्योंकि आपको पता है ईयर की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। कॉम्प्लिकेशन सारी एनाटॉमी से रिलेटेड होते हैं। एनाटॉमी अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपके लिए हर चीज़ हलवा बन जाएगी। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम मिडल ईयर की करेंगे और फिर इंटरनल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पिन्ना, जो कि हमें बाहर नज़र आ रहा होता है, इसको हम ऑरिकल भी कहते हैं। ठीक है, जो बाहर पार्ट नज़र आ रहा होता है, जो हमारी साउंड वेव्स को हमारे एयर के अंदर एंटर कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल और फिर ग्रीन वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना भी कह रहे होते हैं, जो कि एक इलास्टिक कार्टिलेज से बनी होती है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज से हमारे और भी बहुत ज़्यादा पोर्शन बने हुए हैं, जैसे नोज वगैरह भी बना हुआ है। लेकिन एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि जो हमारा पिन्ना है, ठीक है, और साथ में आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी थोड़ी सी कार्टिलेज से बनी होती है। येलो कार्टिलेज आ गया। उसके बाद एक पॉइंट आपने याद रखना है इंस्यूरा टर्मिनलिस, और इसका सर्जिकल यूज़ क्या है वो मैं आपको अब समझाता हूँ। इसको इजीली आप याद करने का तरीका है कि सबसे पहले देखो, जो बाहर आपको एक टर्न नज़र आ रहा होगा वो होगा हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स आता जा रहा है। उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, एंटी हेलिक्स। ये भी एक तरह का रेस्ड एरिया है। ठीक है, रेस्ड एरिया, दोनों रेस्ड एरिया, एक हेलिक्स हो गया, उसके अंदर वाला हो गया एंटी हेलिक्स हो गया। उसके बाद फिर आपको एक पोर्शन जो नज़र आ रहा होता है, जो गुलाई में बाहर से आपको नज़र आ रहा होता है कान के, जो एक्सटर्नल एयर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रेगस। उसके भी ऑपोजिट जो हमें रेस्ड एरिया नज़र आ रहा है उसको हम कह देंगे एंटी ट्रेगस। 4 चीज़ें सिंपली क्लियर होगी। अब आप देख लो कि जो हमारा इसके हेलिक्स के अंदर एक डिप्रेशन सा बन रहा होगा, इसको हम कहेंगे स्कैफा, और यहाँ पे ट्रायंगुलर एक फोसा बन रहा होगा, उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर फोसा। सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद एक हमें और रेस्ड एरिया देखने को मिलेगा हेलिक्स के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे हेलिकल क्रस। ठीक है, फिर उसके बाद मेन चीज़ आ जाएगी कोंका, जो अंदर आपको डिप्रेशन नजर आ रहा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल शुरू होने से पहले। ठीक है, उसके अंदर भी किम्बा कोंका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लो बस। कोंका याद रख लो, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप देख लोगे जो ट्यूब अंदर बन रही होगी, एक डिप्रेशन सा बन रहा होगा, उसको हम कहेंगे किम्बा कोंका। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि इंस्यूरा टर्मिनलिस है। अक्सर औकात वाइवा में पूछ लेते हैं कि इंस्यूरा टर्मिनलिस कौन सा पोर्शन है, कहाँ पे प्रेजेंट है और इसका मकसद क्या है। ये इतना सा पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ से सर्जन अक्सर औकात अप्रोच करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के ऑपरेशंस को, और या फिर मेस्टोइड, एक मैं आपको जाके पढ़ाऊंगा, जो मिडल एयर के अंदर एक ट्यूब जा रही होगी, या फिर उसकी सर्जरी वगैरह के लिए यहाँ से अप्रोच करते हैं। क्यों अप्रोच करते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट। तो इंस्यूरा टर्मिनलिस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, ये पॉइंट है और वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें हैं, इंटरट्रेगल नोच आ गई है, और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का तो आपको पता है। अब सर्जिकल यूज़ देख लें। सर्जिकल यूज़ क्या क्या चीज़ है। जो एक ट्रेगस है ना, ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्टिलेज समझ लो। ठीक है, और या फिर हमारा जो कोंका आ गया हुआ है, इन दोनों का हम कार्टिलेज या फिर पेरिकोन्ड्रियम, मतलब कार्टिलेज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज, पेरिकोन्ड्रियम और स्किन वगैरह, इन एरिया से हम लेके तो अक्सर नेजल सर्जरीज के लिए या फिर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की जो सर्जरीज होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दोनों का पोर्शन। ठीक है, उसके बाद और जो लोब्यूल है, जो हमारा कान का एक लटका सा एरिया होता है, बहुत नरम सा होता है, इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। तो ये फैट भी हम अक्सर का सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर एक डार्विन ट्यूबरकल है, छोटा सा रेस्ट एरिया होता है, अक्सर लोगों में होता है, अक्सर लोगों में नहीं भी होता। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल आ गई। उसके भी दो आपको मैं समझाता हूँ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल प्लेस कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, ये मतलब उसकी बैक साइड है और ये उसके फ्रंट आ गया, मतलब नोज़ वाली साइड आ गई, वो उसकी बैक साइड आ गई, ऑसिपिटल बोन वाली साइड आ गई। ठीक है, अब उसकी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल होगी जब स्टार्ट होगी ना, जब उसका स्टार्ट पोर्शन, मतलब यहाँ पे हमारा अब आ गया पिन्ना वगैरह आ गया, तो जब स्टार्ट होगा वो एक तो अपवर्ड होगी, ऊंची होगी। ठीक है, एक तो ऊंची होगी ये कनाल, यहाँ से ऊंची है, और दूसरा पीछे की तरफ बैकवर्ड प्रेजेंट होगी, थोड़ी सी पीछे की तरफ गई होगी। फिर जब जैसे जैसे ट्यूब आगे जाती जाएगी वो नीचे की तरफ आती जाएगी, डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, और साथ में हमारी नोज़ की तरफ बाहर को निकल रही है, इधर वाली साइड पे आ रही है, नोज़ वाली साइड पे, मतलब थोड़ी टेढ़ी सी प्रेजेंट है, ऐसे टेढ़ी सी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर हम जब इसकी इंस्पेक्शन करनी हो, अगर हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखनी हो अक्सर पेशेंट की, तो हमें इस वजह से हमें जो पिन्ना है ना, जो बाहर वाला पिन्ना है, एक तो उसको उठाना पड़ता है। पहले उसको हम कान को पकड़ के ऊपर उठाते हैं। ठीक है, फिर उसको पीछे की तरफ मूव करते हैं और बाहर की तरफ खींचते हैं, फिर ही हमें इंस्पेक्शन हो पाती है कि सामने हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। वो किस वजह से मैं आपको बता चुका हूँ, ट्यूब ही थोड़ी सी टेढ़ी प्रेजेंट है हमारी कान के अंदर, तो इसका रीज़न ये है। उसके बाद फिर हमारा ये 2 पार्ट्स में मुश्तमिल है। एक आप लोगों को येलोइश पार्ट नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहेंगे कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, और जो येलो वाइट वाला पार्ट है ये हमारा होगा बोनी पार्ट। अब हम येलो वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं, जो कार्टिलेजिनस पार्ट है। ठीक है, इसकी एक तो स्किन थिक होगी, ये आप लोगों ने याद रख लेना। जो बोनी पार्ट है उसकी स्किन थिन होगी।
और दूसरा इसके अंदर फिशर और सेंट्रोनी पाया जाता है। ये वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेना ये क्या चीज़ है। जब हमारे दो कार्टिलेज ऐसे जोड़े हैं ना, आपको पता है मैं आपको बताया था कि जो हमारा पिन्ना का कार्टिलेज था ना, वही कार्टिलेज आगे थोड़ी सी एक्सटर्नल और डीटी किनार बना रहा होगा, बस इतनी सी होगी 8 मिलीमीटर। टोटल इसकी लेंथ है 24 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर तक हमारा कार्टिलेज बना रहा होगा। जब ये दो कार्टिलेज आपस में जोड़े होंगे ना, तो उनके दरमियान में एक फिशर रह जाएगा, छोटा सा एरिया रह जाएगा, खाली रह जाएगा वहाँ पे। अब वहाँ पे कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट, इसके ऊपर सिर्फ स्किन प्रेजेंट है। तो अक्सर का जब हमारे एक्सटर्नल डीटी कनाल के इन्फेक्शन होते हैं, तो वहाँ से लीक आउट करके यहाँ से पास करके हमारे सामने पेरोटिड ग्लैंड के अंदर आ सकते हैं। आपको पता है कान के सामने हमारी पेरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो हमारे माउथ के अंदर सिक्रीशन रिलीज कर रही है। या फिर इस एक्सटर्नल डीटी कनाल के पीछे यहाँ पे हमारी मस्टोइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होता है एयर का। तो मस्टर्ड के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकते हैं और पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन आ सकते हैं। इस वजह से इसको हम कह रहे हैं फिशर ऑफ सेंट्रोनी यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसके बाद आ जाएगा सिरोमिस ग्लैंड, इसके अंदर होंगी। सिरोमिस ग्लैंड्स क्या है, जो हमारी वैक्स नहीं कान के अंदर रिलीज कर रहे हैं। अक्सर का आप रुई से साफ करो तो आपको येलो येलो हो जाती है कॉटन, तो हम उसे कह रहे थे कि वैक्स आ रही है एयर से, ठीक है। ये वैक्स रिलीज कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सिरोमिस ग्लैंड, इस जगह पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैक्स रिलीज कर रही होंगी, इसी के अंदर होंगी, बोनी पार्ट के अंदर नहीं होंगी। और हमारे इसी पार्ट के अंदर ही हेयर्स प्रेजेंट होंगे। हो सकता है आपको पता है हेयर्स प्रेजेंट है, तो हेयर्स के ऊपर हमारा इन्फेक्शन होता है, हेयर्स के फॉलिकल्स का इन्फेक्शन हो जाता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का, जिसको हम कह रहे होते हैं फ्रंकल्स। तो हमें फ्रंकल्स भी सिर्फ इसी पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, कार्टिलेजिनियस पार्ट के अंदर। बोनी पार्ट के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, ना उसके अंदर स्ट्रोमिस ग्लैंड प्रेजेंट है, ना ही उसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा बोनी पार्ट आ जाएगा। बोनी पार्ट जो कि लंबा सा पार्ट है, उसके अंदर तकरीबन 16 मिलीमीटर की लेंथ है इसकी। और इसके अंदर स्किन थिन है, वहाँ पे स्किन थिक थी क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज था। यहाँ पे अब बोन आ गई, बोन के ऊपर स्किन ब्रेक भी हो जाएगी तो गुजारा हो जाएगा। ना ही इसके अंदर सिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट है, ना ही हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा इस्थमस पॉइंट कौन सा है, एंटीरियर रिसेस क्या है, और फोरामेन ऑफ हश्के क्या है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब हमारी जो बोन है, आपको पता है थोड़ा सा वो डाउनवर्ड हो रही है, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि हमारी डाउनवर्ड हो रही है, पहले थोड़ी सी ऊंची है, फिर डाउनवर्ड हो रही है, और हमारी नाक की तरफ आगे की तरफ आ रही है। ये बात क्लियर होगी। इस्तेमाल क्या होगा कि जब जो हमारा ये वाला पीछे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 मिलीमीटर अवे यहाँ पे ना हमारा थोड़ा सा ये जो ट्यूब है बारीक हो जाएगी, तंग हो जाएगी ट्यूब। तो उस पॉइंट को कहेंगे हम इस्तेमाल से, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात कोई फॉरेन बॉडी गई है, कोई कीड़ा वगैरह चला गया, या फिर कोई मतलब ऐसी चीज़ चलेगी जो कान के अंदर जाके फंस सकती है। तो अक्सर औकात हमें इस्तेमाल के पॉइंट पे फंसी हुई मिलेगी और उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे जाके आपको पता है नैरो एरिया हो गया है, वहाँ पे फंस गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। उस पॉइंट को हम कह रहे थे इस्तेमाल। उसके बाद एंटीरियर रिसेस क्या होता है, रिसेस से आपको पता चल रहा होगा थोड़ा सा मतलब ऐसे कोई फारिग चीज़ है, फारिग जगह है। ये फारिग जगह बन रही होती है हमारी यहाँ पे। वो क्यों बन रही होती है, आपको ट्राइंगल एरिया नजर आ रहा होगा ना, ऐसे ट्राइंगल एरिया मैंने जो भी बनाया ये वाला वाइट वाला, ये क्यों बन रहा होता है, जो हमारा सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेट नहीं प्रेजेंट, वो थोड़ी सी टेढ़ी प्रेजेंट है ऐसे कान के अंदर। ये ऊपर से सामने से ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आ रही है, तो थोड़ी सी टेढ़ी प्रेजेंट, थोड़ी सी ट्राइंगल स्पेस बन रही होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं एंटीरियर रिसेस। अक्सर का यहाँ जब इन्फेक्शन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, या फिर मिडल ईयर का, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटी कनाल का, तो जो डेब्री वगैरह निकलता है या पस वगैरह निकलती है वो यहाँ पे आके फंस जाती है, तो यहाँ से उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। आपको पता ही है यहाँ पे रिसेस है, तो वहाँ से निकालनी वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। फिर फोरामेन ऑफ हश्के क्या होगा, उसके अंदर हमारा था फिशर ऑफ सेंट्रोनी आ रहा था, यहाँ पे फोरामेन ऑफ हश्के आ रहा है। फोरामेन ऑफ हश्के इसी जगह पे बन रहा होगा जहाँ पे हमारे एंटीरियर रिसेस है। फोरामेन ऑफ हश्के नॉर्मली बच्चों में होता है 4 साल तक, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफेक्ट आता है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे आ रहा होता है कि 2 बोन्स हैं, इस्मस की स्टेज पे आ रहा होता है। यहाँ पे 2 बोन्स होती हैं, वहाँ पे ज्वाइन होनी होती है, लेकिन उनके दरमियान थोड़ा सा फोरामेन रह जाता है, ठीक है। वहाँ से अक्सर का इन्फेक्शन निकल के हमारे सामने पेरोटिड ग्लैंड है कान के सामने, तो उसके अंदर आ सकता है, तो पेरोटाइड्स हो सकता है। अक्सर का अडल्ट्स में भी रह जाता है कि ये रिसेस फिल ही नहीं होता, मतलब ये फोरामेन फिल ही नहीं होता, नॉर्मली बच्चों में देखा गया। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि बहुत नाजुक सा स्ट्रक्चर है और डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है। इस वजह से हमें अक्सर का रोका जाता है कि कान में स्टिकिंग ना करो। स्टिकिंग करते हुए अगर ये मेम्ब्रेन फट गई ना, तो हमारा मिडल एयर का प्रेशर भी डिस्टर्ब हो सकता है और इन्फेक्शंस के खतरात भी बहुत बढ़ जाएंगे, और ना ही ये रिपेयर होती है। तो इसको स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर ना बेसिकली 2 लेयर्स पाई जाती हैं। एक हमारा ऊपर होगा पार्स फ्लैसिडा, ठीक है, और एक नीचे होगा हमारा पार्स टेंसा, जो कि डेंस स्ट्रक्चर होगा, ये वाला डेंस होगा, मोटा होगा, और इतना इजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट फ्लैसिड है ना, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। ये बहुत थिन सी मेम्ब्रेन है, और जब हम लाइट थ्रो करते हैं ना, तो ये हमें पिंकिश नज़र आ रही होती है, नीचे वाली थोड़ी डार्किश मोटी सी रेडिश नज़र आ रही होती है। तो जो नीचे वाली लेयर है ना, जो डेंस वाली, ये वाली सारी की सारी, इसके अंदर हमें ना शेडो देखने को मिल रहा होता है, जो हमारी पीछे बोन्स प्रेजेंट है, मैलिस इंकस एंड स्टेपस आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, जो मिडिल के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, वो बोन आगे हमारी एक ज्वाइन कर रही होती है यहाँ पे। उसका लेटर प्रोसेस ना मैलिस बोन का,
वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो इस वजह से जब हम लाइट थ्रो करते हैं ना तो इस मेम्ब्रेन के अंदर हमें ये ग्रीन वाला उसका शेडो आ रहा है, बोन का शेडो आ रहा है, ठीक है। और ये आपको पता है ये वाली स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ कि हाईली डेंस है, मतलब इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। और फिर जब ये फाइबर एट द एंड या कॉर्नर पे फोल्ड करेंगे ना, अपना कॉर्नर फोल्ड करके एक मोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम कहेंगे एनुलस टिम्पैनिकस। कॉर्नर्स का हो जाएगा एनुलस टिम्पैनिकस। और जहाँ पे जाके ये डिप्रेशन बन रहा होगा, जहाँ पे पता है आपको बोन अटैच हो रही है, जब कहीं पे जाके बोन अटैच होगी तो वो खींच तो मारेगी ना मेम्ब्रेन के अंदर, थोड़ी बहुत उसके अंदर लचक आएगी ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना डिप्रेशन सा देखने को मिलेगा, उसको हम कहेंगे अम्बू, ठीक है। वो अम्बू पॉइंट हो गया, एनुलस टिम्पैनिकस हो गया। और बाकी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ मेलिस का शेड आ रहा है सेंटर में, जो कि ग्रीनिश लेयर है। अच्छा, ग्रीनिश लेयर के आगे जो ब्लूइश लेयर आपको ये नज़र आ रही है वाली, ये इतनी की इतनी होगी, इसको हम कहेंगे एंटीरियर मेलियल फोल्ड। और जो इसके पीछे वाला होगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड। ये आप लोगों ने क्यों याद रखना है, क्योंकि जब हम ऊपर वाली मेम्ब्रेन को करेंगे कि ऊपर वाली मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि जो नोच है ना, ये बोन की नोच, इसके ऊपर और एंटीरियर मेलियल फोल्ड और पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड के ऊपर जितना एरिया प्रेजेंट है ना, ये वाला सारा का सारा, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा पार्स फ्लैसिड है, जो कि बिल्कुल थिन सी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जब हम लाइट थ्रो करके देख रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट से हम बता रहा हूँ कि यहाँ से हम लाइट थ्रो करके देख रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा लाइट का शेडो भी देखने को मिलेगा, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इंटीरियर इन्फीरियरली, क्योंकि अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें लाइट का शेडो देखने को मिल रहा होगा। फिर हमारा आ जाएगा लेयर्स आ जाएंगे इसकी, जो कि लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब 3 लेयर से बना होगा। सबसे बाहर वाला है ये की स्किन, जो कि एपिथेलियल सेल्स है, जो कि हमारे चलते आ रहे हैं पीछे से कॉस्टिक मीटर्स के चलते आ रहे हैं, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स की जो स्किन चलती आ रही है अंदर, वही स्किन इसके ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। इसके सेंटर में एक आपको पता लेयर्स पाई जाएगी फिब्रोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर, इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट होंगे। और फिर अंदर वाली साइड पे म्यूकस लेयर चलती आ रही है, वो मिडल लेयर की, मिडल लेयर जब मैं पढ़ाऊंगा उसकी ही म्यूकस लेयर चलती आ रही है, बाहर से स्किन की लेयर चलती आ रही है, अंदर हमें पाए जा रहे हैं फाइबर्स। फाइबर्स कैसे प्लेस होंगे, एक तो होंगे हमारे रेडियली मतलब ऐसे सीधे सीधे प्रेजेंट होंगे, और दूसरे होंगे सर्कुलरली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और तीसरे प्रेजेंट होंगे इनटू द वी शेप, जिसको हम कहते होते हैं पैराबोलिक, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब एक तरह का पूरा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया होगा। ये सिर्फ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा पार्स टेंसा के अंदर, पार्स फ्लैसिडा के अंदर ऐसे नहीं होगा। पार्स फ्लैसिडा के अंदर बिल्कुल थोड़े से फाइबर्स होंगे और बिल्कुल थिन सी लेयर होगी। उसके बाद हमारा रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल का रिलेशन कैसे कैसे, मतलब ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है, माउथ के साथ क्या रिलेशन है, फिर इसके पीछे क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है। ये आप लोगों ने क्यों याद रखना है, अक्सर का जब इसका इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अगर वो ऐसा गंदा इन्फेक्शन था उसने बोन को भी डाइजेस्ट कर लिए, तो वो इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे जा सकता है आप लोगों ने याद रखना होता है। ईयर के अंदर यही बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन याद रखनी होती है। अगर आप रिलेशन याद रख लोगे तो आप कॉम्प्लिकेशन भी इजीली लिख लोगे। जो सुपीरियर वाल है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, उसके ऊपर होगा मिडल क्रेनियल फोसा, आपको पता है जो ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और पीछे वाली साइड पे लेकिन ये जो पीछे वाली साइड है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, आपको मैं तभी पढ़ा चुका हूँ, मस्टर्ड, यहाँ पे मस्टर्ड होगा, तो यहाँ से मस्टर्ड में इन्फेक्शन जा सकता है, ऊपर हमारा मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर जा सकता है, और नीचे वाली साइड पे हमारी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारी माउथ में सिक्रीशन रिलीज कर रही होंगी। और इसके सामने वाली साइड पे जो इंटीरियर साइड है ये वाली, ठीक है, इंटीरियर साइड पे उसके क्या प्रेजेंट होगा, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है, जो क्योंकि हमारे टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर बोन का जॉइंट है, वहाँ पे भी मतलब मसल मसाइल हो सकते हैं। और आपको पता है, मैं बता चुका मस्टर्ड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका ना एंट्रम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंट्रम जहाँ पे मतलब वो यहाँ से मतलब एक ट्यूब है, मतलब मस्टर्ड, ये अगर मस्टर्ड है ना तो इसकी एक ट्यूब बनी होगी, उसको हम एंट्रम कह रहे हैं। एंट्रम वो यहाँ से गुजर रहा होगा, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो एंट्रम आपको पता सारी भारी हो जाएगी, तो एंट्रम यहाँ पे वजन डालेगी, तो ये ट्यूब हमें यहाँ से थोड़ी सी पिच की अगर मिले नहीं, ये मतलब जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, अगर वहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिले, सैगिंग हुई हो, तो हम समझ जाएंगे कि पीछे हमारा एक्यूट मस्टर्डाइटिस हुआ इसकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। अगर यहाँ से इतना एरिया जो अगर हमें डाउन देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे। उसके बाद नर्व सप्लाई जो आप लोगों ने बुक से कर लेनी है। नर्व सप्लाई याद करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी नर्व्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि हर्पस जोस्टर वायरस हो गया, ठीक है। अगर हर्पस जोस्टर ओटिकस होगा, मतलब 7 नर्व का ओटिकस हो जाए, तो 7 नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही होगी ना, वहाँ वहाँ पे हमें ब्लिस्टर देखने को मिलेंगे। आपको मैंने पढ़ाया था ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर कि जहाँ पे नर्व सप्लाई करती होती है, फिर वहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इस बार थोड़ी बहुत नर्व की सप्लाई याद रख लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट जो एक्सटर्नल और डीटी कैनाल के अंदर याद रखना है आप लोगों ने, जो हमारी पोस्टीरियर वाल है ना, इसकी एक्सटर्नल डीटी कैनाल की जो पोस्टीरियर वाल है, और साथ में उसका जो फ्लोर है, नीचे वाली वाल जो है, ठीक है, इसको जो नर्व सप्लाई कर रही है ना, वो वेगस नर्व है, तो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। जब यहाँ पे अगर हम खारिज करते हैं, पीछे वाली साइड पे खारिज करते हैं या फिर नीचे वाली साइड पे खारिज करते हैं, तो अक्सर औक़ात हमें
ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट स्लो हो जाता है, या फिर साथ में कफ देखने को मिलती है। आपको पता है ना वेगस नर्व हमारी लंग्स के अंदर भी जा रही है और हार्ट के अंदर भी जा रही है, तो इस रिलेशन की वजह से थोड़ा बस ये देखने को मिलता है बस। बाकी आप नर्व सप्लाई बुक से एक दफ़ा देख लेना, मोर देन इनफ है।